नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है। वो जानकारी ये है कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले लागू हो वो होगी, और हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ऑफलाइन बैच को लेकर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। तो आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रेखाएं और पवनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी, कर्क रेखा। तो इसमें सी सही होगा, जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। देखिए अगर आप देखें तो भारत के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के जितने राज्यों से गुजरती है वो राज्य कितने हैं? 8। 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले प्रवेश करती है गुजरात में। कहां प्रवेश करती है? गुजरात। उसके बाद प्रवेश करती है राजस्थान में। एक राज्य है मध्य प्रदेश। 3 हो गए। एक आपके पास आएगा छत्तीसगढ़। 4। एक आपके पास है झारखंड। एक आपके पास आ जाएगा नंबर 6 पर। नंबर 6 पे आपके पास है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर आपके पास आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा आपके पास त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आएगा मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में पूछते बताइए वह रेखा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछते बताइए वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, तो इन 8 राज्यों के अलावा जो भी राज्य हो वहां से आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे एग्जाम में कई बार आपको ऑप्शन मिलेगा बिहार, तो आपको याद करना है बिहार से नहीं गुजरती कर्क रेखा, पहले गुजरती थी बिहार से, क्योंकि जब से झारखंड एक नया राज्य बना है बिहार से कटकर, तो अब झारखंड से गुजरती है, बिहार से ये नहीं गुजरती। पश्चिम बंगाल से फिर ये जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, और फिर म्यांमार, और फिर चीन में जाती है। तो देखिए ये तो भारत के राज्य हैं। इसी झारखंड की एक राजधानी है जिसका नाम है रांची। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो आपसे पूछे बताइए किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है? तो आंसर आ जाएगा रांची, झारखंड की राजधानी है। इसके अलावा त्रिपुरा का एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर। तो त्रिपुरा का शहर उदयपुर भी कर्क रेखा के बहुत समीप स्थित है। इसके अलावा देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही।
एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती। जैसे मान लीजिए आपसे आपके सामने क्वेश्चन आया भारत, और फिर आया चीन, एक आया बांग्लादेश, और एक आया पाकिस्तान। बताइए इनमें से किस देश के ऊपर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो फिर आप बता देंगे पाकिस्तान से के ऊपर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इन तीनों देश से गुजरती है। तो देखिए भारत के किन किन पड़ोसी देश से गुजरती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वो देश जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, मैं लिख देता हूं, कर्क रेखा पर स्थित देश। तो कर्क रेखा पर कौन कौन सी देश स्थित, देखिए एक है मैक्सिको, एक है बहामास, एक आपके पास है पश्चिमी सहारा, एक आपके पास है मारितानिया, एक आपके पास आ जाएगा माली, एक आपके पास आएगा अल्जीरिया। 6 नंबर 7 देखिए, एक आपके पास आएगा नाइजर। नंबर 8 देखिए, एक आपके पास आएगा चाड, एक आपके पास आएगा लीबिया, और एक आपके पास आ जाएगा मिस्र। तो देखिए ये वो देश है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, जिसमें से देखो पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया और मिस्र, ये तो अफ्रीका के वो 8 देश है जो कर्क रेखा पर मौजूद है। मैक्सिको तो अफ्रीका में नहीं आता, लेकिन अफ्रीका के ये सारे हैं। इसके अलावा देखो अब एशिया महाद्वीप के कौन कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप में एक आपके पास आ जाएगा सऊदी अरब, एक आपके पास आ जाएगा यूएई, एक आपके पास आ जाएगा ओमान, और फिर आ जाएगा, अब जैसे मान लीजिए अब भारत है, एक आपके पास आ जाएगा बांग्लादेश, एक आ जाएगा आपके पास म्यांमार, और एक आ जाएगा आपके पास मान लीजिए चीन। तो ये लगभग वो देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। आमतौर पे आपको ऑप्शन मिलेगा पाकिस्तान नहीं है, नेपाल मिलेगा, नेपाल नहीं है, अफगानिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान नहीं है, सिंगापुर मिलेगा, सिंगापुर नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ लगभग आपके पास सामने लगभग 17 देश लिखे हैं। कुछ अफ्रीका के हैं, कुछ अमेरिका महाद्वीप के देश है, और कुछ आपके पास मौजूद है एशिया महाद्वीप के देश। तो क्योंकि कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है, और कर्क रेखा कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो ये आपको याद करना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन से देश स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण कैसा हो जाता है। तो इसमें दिया है यथावत, घटता, बढ़ता और उपयुक्त कोई भी नहीं है। तो देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी, तो इसमें आंसर आ जाएगा बढ़ता है। तो इसमें सी सही है। जबकि जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आते हैं तो जी फिर घटता है। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जा रहे हैं तो बढ़ता है, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा पे आ रहे हैं तो घटता है। इसके अलावा देखिए एक जानकारी और है,
अगर आपसे केंद्र पर पूछे तो केंद्र पे आपके बताना है 0, तो जी का मान कितना हो जाता है केंद्र पे 0 हो जाता है। जबकि जो चंद्रमा है, चांद है, जो भारत का प्राकृतिक एक उपग्रह है, मून है, इस चंद्रमा पर पृथ्वी का जो जी है वो 1/6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए, 3 नंबर है, प्रमुख यामोत्तर कहां से गुजरता है। यहां पे प्रमुख यामोत्तर का मतलब है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, तो आंसर आ जाएगा ए, ग्रीनविच से गुजरता है। तो देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहां पर एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब देशांतर क्या होती है, ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है आप उसे देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर ये होती है। और इस 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ से गुजरती है, तो 0 डिग्री देशांतर गुजरती है ग्रीनविच से। और ग्रीनविच नामक स्थान कहाँ है, लंदन। देशांतर हमें समय बताती है, तो 0 डिग्री देशांतर जो प्रमुख यामोत्तर है वो ग्रीनविच से गुजरती है जो लंदन में स्थित है। ऐसे जब आप इसकी तरफ, आप जब 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ पूर्व में जाएंगे तो इन्हें कहेंगे पूर्वी देशांतर, और जब इस तरफ जाएंगे तो इन्हें कहेंगे पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर की तरफ चलने पर 4 मिनट प्लस होती है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने पर 4 मिनट माइनस होती है। ये आपको याद करना है। मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में पूर्व में तो हमें 4 मिनट प्लस करनी पड़ती है, जबकि पश्चिम में जाने पर हमें 4 मिनट माइनस करनी पड़ती है। और देशांतरों के बीच सर्वाधिक जो अंतर है वो आपको मिलता है विषुवत रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश किसे कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री कहा जाएगा मकर रेखा को, तो इसमें डी सही होगा। तो देखिए आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अक्षांश खींची गई है। अक्षांश क्या होती है, जो बड़ी लाइनें हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है उन्हें आप अक्षांश कहते हैं। तो देखिए कुछ अक्षांश ऐसी है जिन्हें विशेष नाम दिया गया है, जैसे पृथ्वी के बीचों बीच एक अक्षांश है जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा, या मैं इसी को कह सकता हूं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या हम इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य या इक्वेटर लाइन। अब इस भूमध्य रेखा से क्या हुआ है, पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से हो गए हैं। एक हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में एक विशेष अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध में जो यहां पर मौजूद है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी गोलार्ध की विशेष अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देखिए एक विशेष अक्षांश है जो दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, जिसका हमने नाम दिया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे कहा जाता है मकर रेखा। तो कुछ विशेष अक्षांश है। तो आपसे यहां क्या पूछा गया था, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो आंसर आएगा मकर रेखा, इसमें डी सही था। अगर आपसे पूछता 23.5 उत्तरी अक्षांश तो आप बताते कर्क रेखा, आपसे पूछता 0 डिग्री अक्षांश तो आप बताते विषुवत रेखा। इसके अलावा कुछ और भी विशेष रेखाएं हैं।
अब वो विशेष रेखा, विशेष अक्षांश क्या है, तो देखो यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं इसे? आर्कटिक व्रत। और जो यहां पर मौजूद है नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, इसे कहा जाता है 66.5 दक्षिणी अक्षांश, और इसे कहा जाएगा एंटार्क्टिका व्रत। ये कुछ विशेष अक्षांश होते हैं जिन्हें विशेष नाम दिया जाता है। और आपके पास यहाँ पर ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये हमारे पास 90 डिग्री का जो अक्षांश होता है उसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे। तो कुछ विशेष अक्षांश है जिन्हें मैंने आपको नाम बताए हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो आपका लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2011, फिर 1989, 2007, फिर 2007 में दोबारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? तो 180 डिग्री देशांतर होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें डी सही होगा। देखिए, आपको याद करना है 180 डिग्री देशांतर, ना पूर्व ना पश्चिमी, केवल 180 डिग्री देशांतर ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण करती है एक दिन का बढ़ना और एक दिन का घटना। तो एक दिन का बढ़ना और घटना कौन निर्धारित करती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। विशेष बात क्या है कि इसे किसी भी देश के ऊपर से नहीं गुजार सकते। मतलब मैं कह दूं, किसी भी भूभाग से, जैसे मान लीजिए कोई भूभाग है, इस भूभाग के ऊपर से नहीं गुजारते हैं, जैसे ऐसे, क्योंकि एक दिन का बढ़ना और घटना यही तय करता है, इसलिए इसे किसी भूभाग से नहीं गुजारते। तो फिर कहां से गुजारते हैं? इसे गुजारते हैं महासागर से। कहां से? महासागर या सागर से। तो पानी में से इसे गुजारा जाता है, क्योंकि पानी में चाहे एक दिन बढ़ जाए घट जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मानव जो सभ्यता है, जो मानव जाति है, उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ इसको पार करने पे एक दिन बढ़ना घटना होता है। तो किसी भूभाग से नहीं गुजरते। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। मतलब आप इसे किसी भूभाग, किसी देश से नहीं गुजारते। जब भी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भूभाग से गुजरने को लगती है तो इसे विचलित कर दिया जाता है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि इसके समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती है? इसमें आप सीधा आंसर दे सकते थे, ए ताप इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली अति गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी लू। एसएससी डीजी 2015 और 2023 में आपसे पूछा गया था। तो
ग्रीष्म ऋतु है ना, गर्मियों के दिनों में जो उत्तर भारत के मैदान में जो शुष्क और गर्म स्थानीय पवन, आप उसे लू कहते हैं। अगर हम बात करें मिस्ट्रेल की, तो देखिए मिस्ट्रेल आल्प्स पर्वत की ओर से चलकर भूमध्य सागर की ओर जाती है। तो ये जो मिस्ट्रेल पवने हैं ये स्थानीय पवने होती है जो आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर जाती है। ये रोन जो नदी घाटी है उसके साथ साथ ही चलती है। और जो रही जेट स्ट्रीम, ये पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 मील दूर ऊपर ये पवनें चलती है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 7 मील ऊपर ये पवनें चलती है जेट स्ट्रीम। और फोहिन जो ये है ए, ये भी लगभग आल्प्स पर्वत के आसपास ही पवनें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान कीजिए। तो पवनों का देश जिसे कहा जाता है वो आंसर आ जाएगा डेनमार्क। तो ए इसमें सही होगा। डेनमार्क की जो राजधानी है वो राजधानी है कोपेनहेगन। और एक आपसे ये पूछ ले कभी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो लैंड ऑफ जो थंडरबोल्ट है फिर आप बताएंगे भूटान। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट पूछे तो भूटान, और पवनों का देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे डेनमार्क। इसमें ए सही था। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफान का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरजने वाली मूसलाधार वर्षाएं भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिमी बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया। आंसर आएगा डी, काल बैसाखी। तो देखिए काल बैसाखी क्या है, आप ऐसे समझिए ये एक प्रकार के तूफान हैं, या मैं कह दूं तेज गति से चलने वाली एक प्रकार से ये हवाएं हैं। और जब ये तेज गति से चलती है तो मूसलाधार वर्षा भी ये करती है। और ये जो काल बैसाखी है ये आपके लगभग मान लीजिए बंगाल और असम, तो बंगाल और असम में ये जो तेज हवाएं चलती है जो मूसलाधार वर्षा लेकर आती है उन्हें बंगाल या असम में आप काल बैसाखी के नाम से भी कह सकते हैं। ये विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में चलती है और ये मान लीजिए अप्रैल और मई इनके बीच में ये होती है। और ये फसलों के लिए अच्छी, जो मूसलाधार वर्षा होती है तेज हवाओं के साथ, वो फसलों के लिए अच्छी होती है। इसी प्रकार कर्नाटक में एक होता है जिसे आप कहते हैं चेरी ब्लॉसम, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? तो ये देखिए आप इसे कहते हैं इंग्लिश में ITCZ, इसका इंग्लिश में नाम होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है आप उसे ICTZ कहते हैं। और ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, इसके आसपास का जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उसे आप ICTCZ कहते हैं। और यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं उनका अभिसरण होता है। क्या होता है? उनका अभिसरण होता है, मतलब एक प्रकार से सम्मिलित होती है। फिर ये पवनें जब मिलती है तो फिर ये ऊपर उठ जाती है, फिर जहाँ से ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। तो देखिए दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं अभिसरित होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका
सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक यह शोप मंडल में ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर की पछुए हवाएं है। तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह से लगभग ऊपर 12,000 मीटर के आसपास आपकी तेज हवाएं चलती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें आप जेट हवाएं या जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तटीय क्षेत्र में भारत रात के समय हवा जमीन से समुंदर की ओर चलती है। तो आपको इसमें आंसर बताना है जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए, जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। इसमें आपका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टोर्नेडो क्या होता है? तो टोर्नेडो क्या है आप बता देंगे डी, भूमंडलीय पवन। तो भूमंडलीय पवन होती है टोर्नेडो। देखो है क्या, टोर्नेडो एक प्रकार का तूफान है। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते, वो देखिए क्या है। कुछ चक्रवात हैं जिनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछे विली विली चक्रवात बताओ कहां आता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो विली क्या है? ये चक्रवात होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये। एक आपके पास है हरिकेन, ये भी कहां चलते हैं? ये चलते हैं आपके अटलांटिक महासागर या आपका चलता है पूर्वी प्रशांत महासागर में। और ये हरिकेन प्राय आप अमेरिका में देखते हैं। तो ये भी एक तूफान होते हैं। इसके अलावा आपके पास चीन में है जिसका नाम टाइफून है, और जापान में ताइपू है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रोइंग फोर्टिज क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ROARING, रोरिंग फोर्टिज। ये क्या है? तो आप आंसर बता देंगे इसमें दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाएं है। तो इसमें बी सही होगा। देखो है क्या, जैसे ये मान लीजिए आप पृथ्वी है, यहां पर आपके पास दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध जब आप देखते हैं तो नीचे के साइड देखो भूमि सारी खाली होती है, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे आपको भूमि या भूभाग दिखाई देंगे। तो है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में नीचे का जो स्थान होता है वो खाली होता है, वहाँ कोई भूभाग नहीं होता। और जब भूभाग नहीं है तो जो दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे तेज गति से हवाएं चलती है, क्योंकि वहाँ रुकावट तो होगी नहीं। क्योंकि लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ भूभाग होते हैं जो हवाओं की जो तेज गति से चल रही है उन्हें रोकने का वो काम करती है। तो यहाँ पे तेज गति से हवाएं चलती है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी देखो तेज हवाएं चलती हैं। एक का नाम है रोरिंग, ROARING, रोरिंग फोर्टीज। एक आपके पास आता है फ्यूरियस 50s, और एक आता है आपका पास स्क्रीमिंग 60s। ये सब दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पश्चिमी हवाएं होती है। मैं इसको हिंदी में कह सकता हूं चालीसा, गरजता चालीसा। इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, गरजता चालीसा। तो गरजता चालीसा का हो या रोरिंग 40s का हो, बात एक ही है। ये आपको तीनों याद करने होंगे, रोरिंग, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग, है ना। आगे देखिए 15 नंबर देखिए, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी जो है वो आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ए सही होगा, पश्चिमी बंगाल। अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्लैंक कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमंडलीय रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती है। तो व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है, वो आपका जाएगा सी, डोलड्रम। अभी हमने देखा था जो ITCZ है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे व्यापारिक पवनें विचलित होती है। तो देखिए डोलड्रम क्या होता है, अगर आप डोलड्रम को समझे
तो देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच क्या रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। और अगर आप देखेंगे तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में ये है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके जब आप दक्षिण में देखेंगे भूमध्य रेखा के, तो दक्षिण में भी है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो डोलड्रम का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा होता है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है डोलड्रम। और ये डोलड्रम क्षेत्र कैसा होता है, ये डोलड्रम का क्षेत्र होता है निम्न वायुदाब का। तो इसमें आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है। ए मकर, इसमें 2 है कर्क और 3 है भूमध्य रेखा। तो भारत से देखिए कौन सी रेखा गुजरती है, तो आंसर आपका है कर्क रेखा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास केवल 2। तो क्योंकि भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है, जबकि देखिए अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों मतलब मकर जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, कर्क जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भूमध्य रेखा जो आपके पास 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये तीनों रेखा जिससे गुजरती है वो इकलौता अफ्रीका महाद्वीप है। भारत से कौन सी गुजरती है, तो भारत से गुजरती है केवल कर्क रेखा, इसलिए इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है। ये जून में आएगा, देखिए बी, तो इसमें बी सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कब होगी, ये हो जाएगी आपके पास 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध पूछता तो आप करते 22 दिसंबर, यहां पूछा है उत्तरी गोलार्ध तो आप बता देंगे 21 जून। और 21 जून को ही सूर्य अपनी लंबवत किरणें कर्क रेखा पर डालता है, और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून, और 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कर्क रेखा ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था उसमें बताया था कि कौन से वो 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो अब देखिए बताइए इनमें से किस से नहीं गुजरेगी। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, हरियाणा सी। तो इसमें सी सही होगा, हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय है। तो देखिए जो भारत का मानक समय होता है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का क्या है, मानक समय होता है। और जो भारत का मानक समय है ये 1906 में भारत के द्वारा सबसे पहले निर्धारित किया गया था, और ये मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जिस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले हम देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से इन 5 राज्यों से ये
मानक समय होकर गुजरता है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बी 82.5 30 मिनट। और ये जो मानक समय है ये लंदन के समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे है। तो लंदन के समय से भारत का समय हमेशा 5.5 घंटे आगे चलता है। ये देखिए हमारे पास 3 पुस्तकें हैं। एक एसएससी जीडी कांस्टेबल की है जिसमें आपको पास सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्याएं दी गई है। एक हमारे पास गत वर्षों के अभ्यास का पेपर सेट है जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर आपको यहाँ दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध होगा। 35+ अभ्यास पेपर सेट यहाँ मौजूद है। एक सामान्य ज्ञान है जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए बनाई गई है जिसमें आपके पास एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।